स्वागत। आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। ये सफर है बातचीत की दुनिया का। कैसे हम मतलब अजनबियों से वो झिझक भरी चुप्पी तोड़कर एक ठीक ठाक एक सार्थक कनेक्शन तक पहुंचे। हाँ, और ये सफर कई लोगों के लिए थोड़ा कह सकते हैं मुश्किल भरा होता है। सामाजिक मौकों पर वो अकेलापन महसूस करना या फिर नए लोगों से बात शुरू करने में हिचकिचाहट, ये तो बहुत आम बात है। बिल्कुल। और इसी सफर में हमारा गाइड या कह लें कि हमारे नुस्खे आ रहे हैं सेबेस्टियन क्लार्क की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन से। हमारे पास इसकी एक डिटेल्ड समरी है। अच्छा। और आज हम उसी में से कुछ सबसे जरूरी और असरदार तकनीकों को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद सीधा है, क्या हम वाकई बातचीत की ये जो कला है इसे सीखकर अपनी सोशल लाइफ बेहतर बना सकते हैं। किताब तो यही दावा करती है कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, चाहे कोई कितना भी शर्मीला क्यों ना हो। ये कोई पैदाइशी खूबी नहीं है, बल्कि एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं इसका पहला पड़ाव, पहली छाप, फर्स्ट इंप्रेशन। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ शुरुआती 5 सेकंड में बन जाती है। 5 सेकंड? हाँ, सिर्फ 5 सेकंड। ये तो मतलब सोचने वाली बात है कि इतना कम टाइम मिलता है। बिल्कुल, और इसीलिए ये 5 सेकंड इतने ज्यादा अहम है। किताब इसे पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ ठोस प्रैक्टिकल तकनीकें बताती है। एक है 3 सेकंड रूल। 3 सेकंड रूल? हाँ, इसका मतलब है किसी को देखने के 3 सेकंड के अंदर ही आप बातचीत शुरू कर दें। अच्छा, पर क्यों? थोड़ा रुकने में क्या हर्ज है? सोचने का टाइम मिल जाता है। दिलचस्प बात यह है कि रुकने से या इंतजार करने से हमारी वो अंदर की हिचकिचाहट और घबराहट असल में बढ़ती है, कम नहीं होती। ओह! हाँ, दिमाग ज्यादा सोचने लगता है, बहाने बनाने लगता है, जबकि तुरंत एक्शन लेना, चाहे वो सिर्फ एक हाय कहना ही क्यों ना हो, वो दिमाग को एक कॉन्फिडेंस का सिग्नल भेजता है। न सिर्फ दूसरे को बल्कि खुद को भी। वो पहली रुकावट टूट जाती है। ये तो एक मनोवैज्ञानिक पहलू हुआ। अच्छा, और पहली छाप के लिए एक OST फॉर्मूला का भी जिक्र था। OST, ये क्या है? ये कैसे काम करता है? हाँ, OST ये एक तरह से समझ लीजिए पहली मुलाकात के लिए एक चेकलिस्ट है। O यानी ओपन पोस्चर। ओपन पोस्चर मतलब खुली शारीरिक मुद्रा। बिल्कुल। हाथ बांधकर खड़े होना या झुककर खड़े होना, ये एक तरह का बंद सिग्नल देता है। कंधे पीछे आराम की मुद्रा में खड़े होना ज्यादा वेलकमिंग लगता है। ठीक है, O हो गया। S यानी स्माइल, एक सच्ची मुस्कान, सिर्फ होंठों वाली नहीं बल्कि वो जो आंखों तक पहुंचे, वो गर्मजोशी दिखाती है। अच्छा, और T? और T यानी टोन, आवाज का लहजा। आवाज दोस्ताना हो, थोड़ी उत्साही हो, साफ हो। एक बोरिंग या रूखी आवाज के मुकाबले ये कहीं ज्यादा अच्छा असर डालती है। तो खुली बॉडी लैंग्वेज, सच्ची मुस्कान और अच्छी टोन, सुनने में तो काफी आसान लगता है। हाँ, पर शायद अमल में लाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अभ्यास से ये नेचुरल हो जाता है। इसके साथ ही एक परफेक्ट हैंडशेक की भी बात है। हैंडशेक भी? हाँ, ना बहुत ढीला जो थोड़ा कमजोर या उदासीन सा लगता है, ना ही बहुत ज्यादा कसा हुआ जो थोड़ा एग्रेसिव लग सकता है। ओके। लगभग 2-3 सेकंड तक, और सबसे जरूरी आंखें मिलाकर, आई कांटेक्ट। ये कॉन्फिडेंस और खुलेपन का एक और पावरफुल संकेत है। ये छोटी छोटी नॉन वर्बल चीजें मिलकर पहली छाप पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। श्रुत में एक प्रैक्टिकल सलाह भी है शायद, कि अगली बार किसी पार्टी या इवेंट में जाएं तो खुद को चैलेंज करें। हाँ, कि पहले 3 सेकंड में ही किसी से बात शुरू करेंगे, चाहे मौसम के बारे में ही क्यों ना हो। ये बस वो पहली जो मानसिक बाधा है उसे पार करने जैसा है। एक बार वो पहला कदम उठ लिया तो फिर आगे की राह थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, तो पहली छाप वाला पड़ाव पार हुआ। अब आता है स्मॉल टॉक, मतलब छोटी मोटी बातचीत। और अक्सर ये बहुत बहुत बोरिंग हो जाती है। वही मौसम, वही ट्रैफिक। हाँ, ये सच है। तो इसे दिलचस्प कैसे बनाया जाए? यहाँ किताब फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग का सुझाव देती है। फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग? हाँ, मतलब ऐसे सवाल पूछना जो बातचीत को आगे बढ़ाएं, ना कि वहीं पर फुल स्टॉप लगा दें। इसके लिए क्या, कैसे, क्यों जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना फायदेमंद है। ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में खत्म न हो जाए। अच्छा,
जैसे ये पूछने के बजाय कि क्या आपको ये पार्टी अच्छी लग रही है, जिसका जवाब अक्सर हाँ या ना होता है। हाँ, उसके बजाय आप पूछ सकते हैं, इस पार्टी में अब तक की सबसे दिलचस्प चीज क्या लगी आपको? या आप यहाँ किसे जानते हैं? या फिर आप इस तरह के इवेंट्स में अक्सर आते हैं, यहाँ आने का क्या कारण बना? ये सवाल सामने वाले को थोड़ा सोचने और ज्यादा बताने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये तो हुई सवाल पूछने की बात, लेकिन जब हमसे कोई सवाल पूछे तो जवाब देने का भी कोई खास तरीका है क्या, जिससे बातचीत बोरिंग ना हो? बिल्कुल है। जब आपसे कोई सामान्य सवाल पूछें, जैसे आप क्या करते हैं, तो उसे एक कहानी या एक दिलचस्प मोड़ दें। मान लीजिए आप एक अकाउंटेंट हैं। ओके। तो बोरिंग जवाब होगा, मैं एक अकाउंटेंट हूँ। हाँ, ज्यादातर लोग शायद यही कहेंगे। लेकिन आप कह सकते हैं, मैं नंबर्स की दुनिया में काम करती हूँ, लोगों को उनकी जो फाइनेंशियल पहेलियां हैं उन्हें सुलझाने में मदद करती हूँ, ताकि वो अपनी जिंदगी के दूसरे जरूरी पहलुओं पर ध्यान दे सकें। अरे वाह। या कुछ और थोड़ा क्रिएटिव। ये न सिर्फ आपके काम के बारे में बताता है, बल्कि आपकी पर्सनालिटी की भी एक झलक देता है और सामने वाले को और सवाल पूछने के लिए उकसाता है। ये तो सच में बातचीत को एकदम से ज्यादा यादगार और पर्सनल बना देता है। तो सवाल पूछने और दिलचस्प जवाब देने की कला समझ आई, लेकिन अच्छी बातचीत सिर्फ बोलने से तो नहीं होती। यहीं पे सुनने का महत्व आता है, जिसे किताब खोई हुई कला कहती है, लॉस्ट आर्ट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर अपनी बात कहने पर इतने फोकस्ड होते हैं कि सामने वाले को ध्यान से सुनना भूल जाते हैं। एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय श्रवण का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें फिजिकल और वर्बल दोनों तरह के संकेत शामिल हैं। फिजिकल संकेत कैसे? जैसे कि थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना, आंखों का संपर्क बनाए रखना, जिस पर हम बाद में और बात करेंगे, और बीच बीच में सिर हिलाना। ये दिखाता है कि आप फिजिकली प्रेजेंट हैं और बातचीत में इन्वॉल्व हैं। और वर्बल संकेतों में शामिल हैं छोटे छोटे प्रोत्साहन, जैसे अच्छा, ओ। फिर क्या हुआ? ये दिखाते हैं कि आप उनकी बात को फॉलो कर रहे हैं। किताब में पैराफ्रेजिंग तकनीक का भी जिक्र है। ये क्या है और ये क्यों जरूरी है? पैराफ्रेसिंग, इसका मतलब है सामने वाले की कही बात को अपने शब्दों में दोहराना, ये पक्का करने के लिए कि आपने सही समझा है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई अपने मुश्किल प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है, तो आप कह सकते हैं, तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो सबसे बड़ी चुनौती टीम के सदस्यों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना था, खासकर जब डेडलाइन पास थी। इससे क्या फायदा होता है? इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, ये कंफर्म करता है कि आपने सही सुना और समझा, कोई गलतफहमी ना हो। दूसरा, ये सामने वाले को महसूस कराता है कि उनकी बात को वाकई सुना गया है और महत्व दिया जा रहा है। सही बात है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ उनकी भावनाओं को पहचानना और उन्हें मान्य करना भी जरूरी है। जैसे कहना, मैं समझ सकती हूँ कि वो स्थिति आपके लिए कितनी स्ट्रेसफुल रही होगी। ये सहानुभूति दिखाता है और रिश्ते को गहरा करता है। तो सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं, बल्कि पूरे ध्यान और सहानुभूति का काम है। ये तो वाकई एक कला है जिसे साधने की जरूरत है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती है, बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा। स्रोत कहते हैं कि ये हमारे शब्दों से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि शारीरिक भाषा ज्यादातर सबकॉन्शियस लेवल पर काम करती है, अवचेतन स्तर पर। लोग अक्सर शब्दों से ज्यादा आपके शरीर के संकेतों पर भरोसा करते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से मैच नहीं खाती, तो लोग थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं या शायद आप पर पूरी तरह विश्वास ना कर पाएं। किताब पावर पोज अपनाने की सलाह देती है। पावर पोज ये क्या होता है? जैसे सुपर हीरो की तरह खड़े होना? नहीं, जरूरी नहीं कि उतना नाटकीय हो। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है शरीर को खुला और थोड़ा फैला हुआ रखना, कंधे पीछे, सीना थोड़ा बाहर, सिर ऊंचा। सिकुड़कर या झुककर खड़े होने के बजाय थोड़ी जगह लेना। ओके। ये न सिर्फ दूसरों को कॉन्फिडेंस का सिग्नल देता है, बल्कि रिसर्च बताती है कि ऐसी मुद्राएं अपनाने से हमारे अंदर भी असल में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यह तो दिलचस्प है। और एक मिररिंग या गिरगिट प्रभाव का भी जिक्र है, कैमेलियन इफेक्ट। ये क्या चीज है? गिरगिट प्रभाव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गिरगिट की तरह माहौल के हिसाब से ढलने जैसा है। मिररिंग का मतलब है बहुत ही सूक्ष्म तरीके से और नेचुरली
सामने वाले की शारीरिक भाषा, उनके हाव भाव या बोलने की स्पीड की नकल करना। हाँ, पर बहुत हल्के से। अगर वो धीरे बोल रहे हैं तो आप भी थोड़ा धीमा बोलें, अगर वो मुस्कुरा रहे हैं तो आप भी हल्की मुस्कान दें। लेकिन क्या इसमें बनावटी लगने का खतरा नहीं है? अगर सामने वाला समझ गया कि नकल की जा रही है तो? यही इसकी चाबी है। इसे बहुत सूक्ष्म और स्वाभाविक रखना है। ये जानबूझकर की गई एक्टिंग नहीं लगनी चाहिए। जब सही ढंग से किया जाता है तो ये अवचेतन स्तर पर काम करता है। ये सामने वाले को एक सिग्नल देता है कि आप मेरी तरह हैं, जिससे एक अनदेखा कनेक्शन और आराम का एहसास पैदा होता है। ये तालमेल बनाने में मदद करता है। और आंखों के संपर्क के बारे में क्या? आई कांटेक्ट कितना जरूरी है और कितना होना चाहिए? लगातार घूरना भी तो अजीब लग सकता है। बिल्कुल, यहाँ बैलेंस बहुत जरूरी है। किताब 50-70 नियम का सुझाव देती है। 50-70? हाँ, जब आप बोल रहे हों तो लगभग 50% समय आंखों में देखें और जब आप सुन रहे हों तो लगभग 70% समय। अच्छा। ये दिखाता है कि आप एंगेज्ड हैं और ईमानदार हैं। लगातार घूरने से बचना है, लेकिन आंखें चुराने से भी बचना है, क्योंकि वो अविश्वास या उदासीनता का संकेत दे सकता है। बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए नजर हटाना नेचुरल है। ये बारीकियां वाकई बहुत मायने रखती हैं। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो रिश्तों में मिठास घोल सकती है, तारीफ, कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन क्या हर तारीफ एक जैसी होती है? स्रोत बताते हैं कि सही तरीके से की गई तारीफ ज्यादा असरदार होती है। वो सही तरीका क्या है? सबसे पहली बात, तारीफ स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी विशिष्ट, जनरल नहीं। सिर्फ आप अच्छे लग रहे हैं या आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी कहने के बजाय कुछ ज्यादा ठोस कहें। उदाहरण? जैसे आप अच्छे लग रहे हैं के बजाय कहें, आज आपने जो नीला स्कार्फ पहना है वो आपकी आंखों के रंग को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। या आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी के बजाय कहें, आपकी प्रेजेंटेशन में जिस तरह आपने मुश्किल डेटा को इतने सरल ग्राफिक्स में समझाया वो कमाल का था, मुझे सब आसानी से समझ आ गया। ये दिखाता है कि आपने सच में ध्यान दिया है। और किताब में एक और जरूरी बात कही गई है, सिर्फ बाहरी रूपरंग या काम की नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, उनके गुणों या उनके प्रयासों की। हाँ, ये ज्यादा गहरा असर डालती है। जैसे जिस तरह आपने उस मुश्किल ग्राहक को इतने धैर्य से संभाला वो काबिले तारीफ है। आपकी शांति सराहनीय थी। अच्छा। या आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी आदत है। इस तरह की तारीफें ज्यादा पर्सनल और यादगार होती हैं। लेकिन सबसे जरूरी क्या है इसमें? सबसे जरूरी है कि तारीफ सच्ची हो, सिंसियर हो। बनावटी या चापलूसी भरी तारीफें अक्सर पकड़ में आ जाती हैं और उनका उल्टा असर हो सकता है। सही बात। वही कहें जो आप वास्तव में महसूस करते हैं। अगर कुछ तारीफ करने लायक नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती तारीफ न करें। ईमानदारी यहाँ भी बेस्ट पॉलिसी है। ठीक है, तो हमने पहली छाप, स्मॉल टॉक, सुनना, बॉडी लैंग्वेज और तारीफों के बारे में बात की। अब सवाल ये उठता है कि बातचीत को सतही लेवल से आगे ले जाकर ज्यादा गहरा और सार्थक कैसे बनाया जाए? असली कनेक्शन कैसे बने? यहाँ किताब थोड़ी वल्नरेबिलिटी दिखाने का सुझाव देती है। वल्नरेबिलिटी, भेद्यता। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी निजी बातें उगल दें, बल्कि थोड़ा सा खुलकर अपनी कमियों या अपने संघर्षों के बारे में बात करना। हमेशा परफेक्ट या सुपर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश ना करना। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, हम सब तो अक्सर अपनी अच्छी इमेज ही दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी रेलेवेंट वल्नरेबिलिटी आपको ज्यादा मानवीय और भरोसेमंद बनाती है। जैसे अगर कोई नई स्किल सीखने की चुनौती के बारे में बात कर रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं, हाँ मुझे भी शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगा था, कई बार मन किया कि छोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने ये तरीका अपनाया। ये एक साझा अनुभव का जरिया बन सकता है। और गहरे सवाल पूछने के बारे में क्या? हाँ, ओपन एंडेड, थोड़े इमोशनल या विचारोत्तेजक सवाल पूछना बातचीत को गहरा सकता है। ऐसे सवाल जो सामने वाले को उनके पैशन, उनकी वैल्यूज, उनके सपनों या अनुभवों के बारे में सोचने पर मजबूर करें। किस तरह के सवाल हो सकते हैं? जैसे आप अपने काम में सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर उत्साहित होते हैं? अच्छा। या अगर आप अपने 18 साल के स्व को कोई एक सलाह दे पाते तो वो क्या होती और क्यों? या आपकी जिंदगी का कोई ऐसा अनुभव जिसने आपके सोचने का नजरिया ही बदल दिया हो? ये सवाल दिखाते हैं कि आप उस व्यक्ति को सिर्फ सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई से जानने में रुचि रखते हैं। और एक चीज जिसका जिक्र स्रोत में बार बार आता है वो है नाम याद रखने का महत्व। इसे नाम का जादू कहा गया है। हाँ, किसी का नाम याद रखना
और बातचीत में उसका इस्तेमाल करना स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा बार-बार नहीं, एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है। डेल कार्नेगी ने कहा था कि किसी व्यक्ति के लिए उसकी भाषा में सबसे प्यारी और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि उसका अपना नाम होता है। ये दिखाता है कि आप उस व्यक्ति को महत्व देते हैं। अगर आप नाम भूल जाते हैं तो शर्मिंदा होने के बजाय विनम्रता से दोबारा पूछ लेना ज़्यादा बेहतर है। जैसे, माफ़ कीजिएगा, बातचीत इतनी दिलचस्प थी कि मैं आपका नाम फिर से पूछना ध्यान नहीं रहा। मैसेज, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल, क्या इन मीडियम्स के लिए भी किताब में कुछ खास सुझाव हैं? हाँ, बिल्कुल है। डिजिटल शिष्टाचार या नेटिकेट कहें, वो भी उतना ही ज़रूरी है। ईमेल और मैसेज के लिए सलाह है कि वे स्पष्ट हों, क्लियर, संक्षिप्त हों, कॉन्साइज और मैत्रीपूर्ण हों, कोर्टियस। सब्जेक्ट लाइन हमेशा क्लियर होनी चाहिए ताकि रिसीवर को पता हो कि ईमेल किस बारे में है। इससे उनका समय बचता है। और टोन का क्या? टेक्स्ट में टोन समझना तो कई बार मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर इमोजी का समझदारी से इस्तेमाल प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में कम टोन को थोड़ा नरम कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए। सही। व्यंग या मजाक लिखित रूप में अक्सर गलत समझा जा सकता है, इसलिए जब तक आप सामने वाले को अच्छी तरह ना जानते हो, इनसे बचना बेहतर है। और जवाब देने में भी ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, ये सम्मानजनक माना जाता है। सोशल मीडिया पर बातचीत के लिए क्या टिप्स हैं? स्रोत कहते हैं कि सिर्फ लाइक करने या नाइस पे, ग्रेट पोस्ट जैसे जेनेरिक कमेंट करने से बेहतर है कि कुछ सार्थक टिप्पणी की जाए। पोस्ट की किसी स्पेसिफिक बात का जिक्र करें जो आपको पसंद आई या जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया। ये दिखाता है कि आपने वाकई पोस्ट पर ध्यान दिया है। और वीडियो कॉल्स जो अब इतनी आम हो गई हैं? वीडियो कॉल के लिए कुछ अहम बातें हैं। पहला, कैमरे के लेंस में देखें, न कि स्क्रीन पर अपनी या सामने वाले की तस्वीर पर। लेंस में? हाँ, इससे ऐसा लगता है कि आप सीधे उनसे आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। दूसरा, पक्का करें कि आपकी लाइटिंग अच्छी हो और आपका चेहरा साफ दिखे। तीसरा, पीछे का बैकग्राउंड साफ सुथरा और ध्यान न भटकाने वाला होना चाहिए। और हाँ, माइक्रोफोन म्यूट करना ना भूलें जब आप बोल नहीं रहे हों, खासकर ग्रुप कॉल्स में। ये छोटी छोटी चीजें आपके प्रोफेशनलिज्म और दूसरों के प्रति सम्मान को दर्शाती हैं। तो हमने सफर में कई पड़ाव देखे, पहली छाप से लेकर गहरी बातचीत और डिजिटल संवाद तक। अगर हमें सेबेस्टियन क्लार्क की किताब के इन विचारों का सार निकालना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी जो हमें याद रखनी चाहिए? एक क्विक रिकैप। जरूर। संक्षेप में ये मुख्य बिंदु है जिन पर हमने बात की। 1. पहली छाप मायने लगती है, वो OST फॉर्मूला, ओपन पोस्चर, स्माइल, टोन और 3 सेकंड रूल, ये जरूरी है। 2. स्मॉल टॉक को स्मार्ट बनाएं, फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग यानी ओपन एंडेड सवाल पूछें और अपने जवाबों को भी थोड़ा दिलचस्प बनाएं। ठीक है। 3. सुनना एक सुपर पावर है। एक्टिव लिसनिंग करें, शारीरिक और मौखिक संकेत दें, पैराफ्रेजिंग का अभ्यास करें और सहानुभूति दिखाएं। 4. आपका शरीर भी बोलता है। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, पावर पोज रखें, सूक्ष्म मिररिंग का इस्तेमाल करें और 50-70 नियम से आई कांटेक्ट बनाए रखें। ओके। 5. तारीफ दिल से और सटीक हो, स्पेसिफिक बने, चरित्र या प्रयास की तारीफ करें और सबसे जरूरी सच्चे रहें। राइट। 6. बातचीत को गहरा करें, थोड़ी वल्नरेबिलिटी दिखाने से न डरें, गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पूछें। 7. नाम में जादू है, लोगों के नाम याद रखें और उनका इस्तेमाल करें। और आखिर में 8. डिजिटल दुनिया में भी शिष्टाचार जरूरी है। ईमेल मैसेज में स्पष्टता, संक्षिप्तता और मैत्री रखें, सोशल मीडिया पर सार्थक बने और वीडियो कॉल एटिकेट का पालन करें। ये सारे नुस्खे देखकर तो लगता है कि ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल किट है। मतलब ऐसे ठोस कदम हैं जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की बातचीत में लागू करने की कोशिश कर सकता है, धीरे धीरे ही सही। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा संदेश यही है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कोई रहस्यमयी प्रतिभा नहीं है जो कुछ ही लोगों में होती है। ये एक सीखा जा सकने वाला कौशल है, स्किल है। जैसे साइकिल चलाना या कोई नई भाषा सीखना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसमें अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और गलतियों से सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए वाकई उम्मीद जगाता है जो थोड़ी सामाजिक चिंता से जूझते हैं या जो अपनी नेटवर्किंग स्किल्स सुधारना चाहते हैं या बस अपने रिश्तों को ज्यादा गहरा और सार्थक बनाना चाहते हैं। तो मतलब ये कि हम सब बेहतर संवादक बन सकते हैं अगर हम इन तकनीकों पे काम करें।
ये तो काफी सकारात्मक बात है, पॉजिटिव नोट है। निश्चित रूप से ये संभावनाओं के द्वार तो खोलता ही है, पर यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं। मान लीजिए हमने इन सभी तकनीकों में महारत हासिल कर ली, एकदम परफेक्ट हो गए। क्या फिर बातचीत की सफलता सिर्फ इन तकनीकों के सही इस्तेमाल पर ही निर्भर करेगी, या इसमें मानवीय जुड़ाव, वो सहजता और उस पल की जो वास्तविकता है, उसका भी कोई ऐसा तत्व है जिसे सिर्फ नियमों या तकनीकों के फ्रेमवर्क में नहीं बांधा जा सकता? क्या ये तकनीकें सिर्फ दरवाजा खोलने की चाबी है और असली जादू कमरे के अंदर होता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि तकनीकें कहाँ खत्म होती हैं और वो असली मानवीय कनेक्शन कहाँ से शुरू होता है। इस गहन चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए।